गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग परफेक्शन के करंट अफेयर का एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो परफेक्शन का अंक 7वां है। ठीक है, इसका हम लोग करंट अफेयर आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग अपने इस कहावा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या क्या आज करंट अफेयर में कुछ अच्छे जानने को आज मिलेगा। सबसे पहली बात है बोल रहा है उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी। ठीक है ना, ये नॉर्थ बिहार विद्युत वितरण कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है। ठीक है ना, चर्चा में क्यों है? तो इसका एक रीज़न है। डिस्कॉम द्वारा क्या हुआ है कि एक सर्वे कराया गया है जिसमें से 55 विद्युत कंपनियों की रेटिंग की गई है। डिस्कॉम एक एजेंसी है जिसके द्वारा क्या किया गया है, एक सर्वे कराया गया है। उसमें 55 विद्युत कंपनी को लिया गया है, जिसमें से उत्तर बिहार की जो कंपनी है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, ठीक है, उसको रैंकिंग मिला है 36। ठीक है, उसको रैंकिंग मिला है, सॉरी मैं गलत बोल दिया, उसको नॉर्थ बिहार को मिला है 37। ठीक है, और वही साउथ और फिर मुख्य बिंदु इसमें क्या बोल रहा है, देश की 55 विद्युत कंपनियों की रेटिंग में उत्तर बिहार विद्युत कंपनी को 37वां स्थान प्राप्त हुआ और दक्षिण बिहार की कंपनी को क्या प्राप्त हुआ है, 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, जबकि इसमें बोल रहा है कि जबकि इसमें बोला जा रहा है पिछले वर्ष विद्युत कंपनी एवं दक्षिण बिहार विद्युत कंपनी का स्थान क्रमशः 45 एवं 47 था। और पिछले वर्ष जो रेटिंग हुआ था, पिछले वर्ष जो सर्वे हुआ था, उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि जो दक्षिण बिहार जो नॉर्थ बिहार की जो कंपनी थी उसे 45वां स्थान प्राप्त हुआ था और जो साउथ बिहार की जो कंपनी थी उसे 47वां स्थान प्राप्त हुआ था। चलिए ठीक है, और इसमें कुछ ग्रेड भी मिला है तो देखेंगे कि इसमें क्या क्या ग्रेड मिला है। तो इस वर्ष दोनों कंपनियों को सी ग्रेड मिला है, जबकि पिछले वर्ष इनको सी माइनस ग्रेड मिला था। जो इस बार जो रेटिंग हुआ है यानी 24 में जो उनको रेटिंग मिला है वो सी प्लस की रेटिंग मिला है। ठीक है ना, बल्कि इसके पहले जो उनको रेटिंग मिला था वो सी माइनस की रेटिंग मिला था। ठीक है, डिस्कॉम की एकीकृत का ये एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है, कौन सा संस्करण है? तो ये 12वां संस्करण है। ठीक है ना, जिसमें 55 विद्युत कंपनियों को 14 को ए प्लस रेटिंग मिलाई। ये जो संस्करण है ये 12वां संस्करण, यानी 12वां बार इसका क्या हो रहा है, 12वां बार इसका ये जनगणना हो रहा है, जस्ट लाइक हम इसको बोल सकते हैं ऐसे। ठीक है, और 55 में से 14 विद्युत कंपनी ऐसा है जिसको कौन कौन सा ए प्लस रेटिंग है, तो वो कौन कौन सा है चलिए वो हम लोग देखते हैं। तो गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, इन सभी राज्यों को क्या मिला है, तो ए प्लस की रेटिंग मिली है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में से जैसा कि आप देख रहे हैं, ये याद रखिए कि करेंट अफेयर में कहीं भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शिक्षा पर्यावरण और महिला से क्वेश्चन आए तो वो एकदम रहेगा ही रहेगा, उसका एकदम चांसेस है कि वो रहेगा ही एग्जाम में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का व्यय, अब देख रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बार बहुत अच्छा प्लान ला रहे हैं। मैट्रिक पास करने पर 15,000, इंटर पास करने पर 25,000, ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000, ये सब जो है महिला को प्रोत्साहन के लिए जो कार्यक्रम जो चलाया गया बहुत अच्छा है और काफ़ी शिक्षा पे नीतीश सरकार व्यय किया जा रहा है। इसमें क्या बोला, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यय करने वाले बड़े राज्यों की सूची में बिहार का स्थान सर्वोपरि। मतलब ये हुआ कि जो उच्च शिक्षा का जो क्षेत्र है वो जो मतलब शिक्षा में जो हम लोग व्यय करते हैं, मतलब अपना जो जीडीपी का व्यय होता है वो बिहार का स्थान सर्वोपरि है। सर्वोपरि कहने का सेंस कितना, सबसे ऊपर है। ठीक है, केंद्र सरकार से आकेंचन ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कुल 2.17% उच्च शिक्षा के क्षेत्र पर मध्य पर व्यय किया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो जीएसडीपी है, जीएसडीपी जो है बिहार का टोटल जीएसडीपी 2.717 जो परसेंट है टोटल, वो किस पे व्यय किया जाता है, तो टोटल वो शिक्षा पे व्यय किया जा रहा है। चलें
आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों उच्च शिक्षा पर व्यय करने के मामले में बिहार से पीछे हैं। यानी जो आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ये सब जो बड़े राज्य शिक्षा पे जो व्यय करते थे ना, अब सबको बिहार पीछे छोड़ दिया है। सबको बिहार पीछे छोड़ दिया और बिहार क्या हो गया है, सबसे आगे हो, यानी फर्स्ट पे बिहार हो गया। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी सबसे शिक्षा पे कौन सबसे ज़्यादा व्यय कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि बिहार अपना कर रहा। तो जीएसडीपी का कितना परसेंट कर रहा, तो 2.17% जीएसडीपी का व्यय किया जा रहा है। ठीक है, तो बिहार सरकार जो खर्च करी तो किस चीज़ पे खर्च करी, तो वो विश्वविद्यालय बनाने पे खर्च कर रही है, नई सरकारी स्कूलों बनाने की स्थापना करने पे खर्च कर रही है, विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना को मजबूती ला रही है, उच्च शिक्षा में शैक्षणिक असमानता को दूर करने के लिए स्थानों के लिए ज़मीन मुहैया कराने में, ये सब में खर्च कर रही है। चले अब बोल रहा है श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज को एनबीए से मान्यता। श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज, अब ये क्या है, चलते हैं हम लोग। मधुबनी जिले कौन से साइड में पड़ता है, तो ये कौन से बिहार में, नॉर्थ बिहार में, साउथ बिहार में या मिडिल बिहार में, तो मधुबनी जिला आपको पता है कि ये नॉर्थ बिहार में, और इसका सीमा किससे लगता है, तो इसका सीमा नेपाल से मेरा टच होता है। ठीक है ना। मधुबनी जिले का श्री राम पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है, तो उसको क्या मिला है, नेशनल बोर्ड ऑफ क्रेडिएशन एनबीए से समझदार प्रदान करने वाला बिहार का प्रथम कॉलेज बन गया। तो ये बिहार का प्रथम कॉलेज बन गया, एनबीए से मान्यता प्राप्त करने वाला, ये क्या हो गया, ये बिहार का प्रथम कॉलेज बन गया। ठीक है, और इसके क्या मुख्य बिंदु क्या है, इसी को क्यों दिया गया, पटना में क्यों नहीं दिया गया, तो हम लोग इसको देखते हैं। मिथिला क्षेत्र के इस संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना। जैसा कि आपको पता है मधुबनी है, दरभंगा है, ये सब क्या है, ये सब मिथिला का क्षेत्र है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मिथिला का जो क्षेत्र में जो दिया गया है एनबीए की मान्यता, श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज जो मधुबनी में है, ठीक है, तो वो क्यों दिया गया, उसका मुख्य उद्देश्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा प्रदान करना। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, तकनीकी शिक्षा को प्रदान करना है। ठीक है ना। एनबीए ने इस संस्था को गुणात्मक क्षमता का आकलन करने के पश्चात ही, मतलब एनबीए का जो गुणात्मक मतलब क्या क्या उसमें गुण है, उसका क्षमता का आकलन करने के बाद ही इसको क्या दिया गया है, इसको ये एनबीए की मान्यता दी है श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज को। चलिए अब क्या बोल रहा है, BSDMA और इसरो प्राकृतिक आपदा के बेहतर पूर्वानुमान के लिए सहमत। इसमें क्या है, इसका हम लोग देखेंगे। प्राकृतिक आपदाओं के बेहतर पूर्वानुमान और BSDM एवं इसरो संयुक्त रूप से कार्य करने पर सहमत हुए। ठीक है ना, इन सब पे क्या हुए, इसरो सहमत हुए। ठीक है ना। बाढ़ है, मुख्य बिंदु क्या है, बाढ़ है, भूकंप है, आकाशीय बिजली है, शीतलहर है, हीट वेव जैसी प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित राज्य को सटीक के बेहतर पूर्वानुमान प्राप्त हो सकता है। इसके लिए BSDMA बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं इसरो ने क्या किया है, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ मिलकर क्या कर रहा है, एक कार्य कर रहा है, जिससे क्या होगा कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा को, तो हमको उसको पहले सूचित मिल जाएगा, हमको उसको पहले सूचना मिल जाएगा। इसरो का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है ना, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र BSDM के साथ आपदा प्रबंधन, शमन एवं पूर्वानुमान के क्षेत्रों में मिलकर संयुक्त रूप से काम करेगा। ठीक है ना। इसरो बिहार की नदियों की प्राकृतिक अध्ययन कर उसमें बाढ़ आने की संभावनाओं को पूर्वानुमान प्रदान करेगा। ठीक है ना। साथ ही अन्य प्राकृतिक आपदाओं की भी भविष्यवाणी करेगा। इसके तहत वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी आधुनिकता प्रौद्योगिकियों के साथ साथ पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणाली को भी मदद करेगा। ठीक है ना। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन ये बहुत चर्चा में है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। VRABU मुजफ्फरपुर में मछलियों का DNA प्रशिक्षण चर्चा में क्यों, राज्य में पहली बार, ये क्या हो रहा है, राज्य में पहली बार VRVU मुजफ्फरपुर में मछलियों के DNA का परीक्षण किया, मुजफ्फरपुर में। ठीक है ना, मछलियों के DNA का क्या किया गया, तो परीक्षण किया गया। ठीक है ना। VRABU के प्राणी विज्ञान विभाग में PCR मशीन लगाई है, मतलब VRUB के प्राणी विभाग में क्या गया, तो PCR मशीन लगाई गई। क्या लगाई गई है, तो PCR मशीन लगाई गई है। ठीक है ना। इस मशीन की मदद से मछलियों के
डीएनए की संरचनाओं निर्धारित की गई है। ठीक है ना। इस मशीन की मदद से क्या किया, मछलियों के डीएनए की संरचनाओं की निर्धारित की गई। तब मछली का जो डीएनए होगा वो निर्धारित किया गया है इसमें। ठीक है ना। बिहार राज्य की एकमात्र BRBU जो MSc फिश एंड फिशरीज की पढ़ाई होती है, ये कहाँ एकमात्र संस्था है, तो कहाँ है, मुजफ्फरपुर में, जहाँ फिश एंड फिशरीज की पढ़ाई होती है। पटना कलम चर्चा में क्यों है, चलिए हम लोग इस पे आते हैं। तो 26 मई 2024 को पटना में एक सप्ताह पटना कलम चित्रशैली का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। ठीक है ना। पटना कलम चित्रशैली का क्या किया गया, तो प्रशिक्षण किया गया। कहाँ, पटना में। ठीक है। इसका मुख्य बिंदु क्या है, चलिए हम लोग इसके मुख्य बिंदु में देते हैं। इस कार्यक्रम का योजना कौन किया है, तो इंटेक। इस कार्यक्रम का योजना इंटेक पटना चैप्टर एवं योग हेरिटेज के तत्वावधान में किया गया। मतलब इस कार्यक्रम का जो आयोजक किया है, तो वो कौन किया है, तो वो इंटेक किया है, पटना चैप्टर एवं योग हेरिटेज की तत्वावधान में किया। ठीक है ना। इस कार्यक्रम में तो हुआ क्या है, तो हम लोग देखते हैं इस कार्यक्रम। तो मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल से, मतलब कहाँ, जहांगीर के शासनकाल से मुर्शिदाबाद होते हुए पटना तक पहुंची इस शैली के उत्थान पतन के संबंधित विस्तृत जानकारी दी। मतलब मुगल बादशाह, ठीक है ना, ये कहाँ कब स्टार्ट हुआ पटना कलम, तो मुगल बादशाह जहांगीर के कारण हुआ था। वहाँ से मुर्शिदाबाद होते हुए कैसे पटना में पहुंची पटना शैली, इसका उत्थान एवं पतन संबंधित इसमें बातें की गई है। ठीक है ना। इस शैली का विकास कब हुआ था, तो 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के आरंभ तक पटना उसके आसपास क्षेत्र में हुआ था। ये क्वेश्चन होता है कि पटना शैली का विकास कब से कब तक हुआ, तो 18वीं सदी से लेके 20वीं सदी के आरंभ तक पटना में उसके और आसपास के क्षेत्रों में हुआ। ठीक है ना। इस पर मुगल शाही शैली, ब्रिटिश कला एवं स्थानीय विशेषताओं का प्रभाव रहा। ठीक है ना। इस शैली को बिहार समन्वय जन जीवन का चित्रण होता है। इस शैली में क्या होता है, बिहार के समान जन जीवन का चित्रण होता है तथा इसके द्वारा परंपरागत भारतीय शैली की भी अभिव्यक्ति होती है। ठीक है। इसके चित्रों को समान रूप से लकड़ी का, इसमें मतलब क्या बनाया जाता है, तो लकड़ी काटता हुआ आदमी, बढ़ई, मछली बेचती हुई औरत, लोहार, पालकी उठाए हुए कहार, खेत जोतता हुआ किसान आदि के चित्र बनाए जाते हैं। कागज के अतिरिक्त कुछ चित्र चमड़ा धातु और शीशे पे क्या किए जाते हैं, तो उत्कीर्ण किए जाते हैं। अब इसके बारे में कुछ हम अतिरिक्त जानकारी ले लेते हैं। क्या है भाई, पटना कलम जो जहांगीर के शासनकाल से होके मुर्शिदाबाद कैसे कैसे पहुंचा है 18वीं सदी से 20वीं सदी के आरंभ तक, उसके बारे में कुछ अतिरिक्त हम जानकारी ले लेते हैं। ललित कला अकादमी और लोक कला परिषद द्वारा इसे संरक्षण दिया जा रहा है। मतलब ललित कला अकादमी और लोक कला परिषद द्वारा क्या होता है, इसे संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है ना। 2010 में पटना में आधारित कैलेंडर जारी किया। 2010 में पटना कलम ने क्या किया था, एक कैलेंडर जारी किया। विश्व की विरासत पटना कलम पुस्तक का विमोचन किया। पटना कलम पुस्तक का भी विमोचन किया गया। पटना म्यूजियम एक खुदा बख्श पुस्तकालय में सुरक्षित एवं संग्रहित है। वो कहाँ है, पटना म्यूजियम में खुदा बख्श पुस्तकालय में क्या है, वो संग्रहित एवं सुरक्षित है। विक्टोरिया पैलेस कोलकाता तथा विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। चलिए अब क्या बोल रहे हैं, जलीय जीव स्वास्थ्य प्रयोगशाला एवं आहार प्रयोगशाला। ये क्या है, जलीय जीव स्वास्थ्य प्रयोगशाला एवं आहार प्रयोगशाला। पहले तो हमने देख लिया कि एक मछली का एक सेंटर खुला है जिसमें से मछली के एनडीए का प्रशिक्षण किया जाता है, जो कि मेरा मुजफ्फरपुर में। अब ये क्या है, जलीय जीव स्वास्थ्य प्रयोगशाला एवं आहार प्रयोगशाला। बिहार के जलीय जीवों के प्रशिक्षण एवं उपचार हेतु बिहार में जलीय जीव एवं प्रशिक्षण के जलीय जीवों के परीक्षण एवं उपचार हेतु जलीय जीव स्वास्थ्य प्रयोगशाला खोली जाएगी। जलीय जीव क्या स्वास्थ्य प्रयोगशाला खोली जाएगी। ठीक है ना। ये जलीय जीव स्वास्थ्य प्रयोगशाला खोली जाएगी। ये संस्थाएं, ठीक है ना, फिशरीज कॉलेज मुजफ्फरपुर एक फिशरीज रिसर्च सेंटर ऑफ एनिमल फिशरीज रिसर्च डिपार्टमेंट में स्थापित किया गया। ये जो कहाँ खुल रहा है, ये मुजफ्फरपुर में खुल रहा है। ठीक है ना। जिसका नाम क्या है, फिशरीज कॉलेज में मुजफ्फरपुर एक फिशरीज रिसर्च सेंटर ऑफ एनिमल फिशरीज रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में स्थापित की जाएगी। ठीक है ना। इस संस्था पर 9 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इस संस्था पर कितना व्यय किए जाएंगे, तो 9 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। मछली के आहार की गुणवत्ता की जांच हेतु आहार प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। ठीक है ना। मछली का जो आहार का जो गुणवत्ता है उसमें क्या किया जाएगा, उसमें प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। बिहार में कालाजार उन्मूलन, देखिए क्या बोल रहा है, बिहार में कालाजार उन्मूलन। और ये सब जो होता है उन्मूलन से तो क्वेश्चन एकदम आना ही आना है बीपीएससी में।
राज्यों के सभी प्रखंडों में कालाजार का उन्मूलन हो चुका है। तो प्रखंड कितना है मेरा, तो प्रखंड 534 है, ठीक है ना। प्रखंड की संख्या कितना है, तो 534 है। और राज्य के, कौन से राज्य के, बिहार राज्य के सभी प्रखंडों में कालाजार का उन्मूलन हो चुका है, ठीक है ना। कालाजार रोगियों की संख्या प्रति 10,000 व्यक्तियों पर एक रोगी से भी कम हो गया। मतलब जो कालाजार जो रोगी था प्रति 10,000 व्यक्तियों पे एक रोगी से भी कम हो गया, यानी अब उन्मूलन हो गया है। उन्मूलन इन द सेंस कि अब खत्म हो गया है। रांची में आयोजित राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में बिहार मॉडल की प्रशंसा की गई। यानी कहने का मतलब रांची में क्या हुआ था, एक कालाजार राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम की मतलब बैठक हुआ था, उसमें समीक्षा, उसमें बिहार की मॉडल की क्या की गई, तो प्रशंसा की गई। कालाजार के बारे में, अब कालाजार होता तो कौन से अंग को प्रभावित करता उसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं, तो प्रभावित है यकृत है, पलीहा है, आंत है और अस्थि मज्जा, आंत और अस्थि मज्जा है, ठीक है ना। आंत है और अस्थि मज्जा, ठीक है ना। भारत में कालाजार फैलाने वाली मात्र रोग वाहक एक मक्खी होती, एक परजीवी होती, उसका क्या नाम है, फ्लेबोटोमास, ठीक है ना। आर्जेट टाइप्स, फ्लेबोटोमास आर्जेट टाइप्स। समान बोलचाल में इसे हम लोग कौन सा मक्खी बोलते हैं, तो इसे बालू मक्खी या सैंड फ्लाई कहा जाता है, बालू मक्खी या सैंड फ्लाई कहा जाता है। चलिए अब क्या बोल रहा है, फिर से एक नया क्वेश्चन क्या आ रहा है, आप देखिए मेरे से। मौसम पूर्वानुमान बिहार मौसम सेवा केंद्र, ठीक है ना, बिहार मौसम सेवा केंद्र, एक क्वेश्चन आ रहा है फिर से। हाल ही में बिहार मौसम पूर्वानुमान सेवा 5 भारतीय राज्यों के लिए गहन रुचि का केंद्र बनी। मतलब क्या हो गया ना, जो बिहार मौसम सेवा केंद्र है वो 5 राज्यों के गहन रुचि का एक केंद्र बन गया। कौन कौन सा वो 5 राज्य, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, ठीक है ना। मॉडल, और ये क्या है, ये बिहार के जो मौसम मॉडल, बिहार के मौसम सेवा मॉडल को अपनाने में क्या है, इच्छुक है। इस संबंध में जो तमिलनाडु की जो टीम है तो वो तो बिहार आई, वो बिहार मौसम सेवा केंद्र का दौरा भी किया। चलिए आगे चलते हैं। मुजफ्फरपुर में कांटी बांद्रा संयंत्र में प्रयुक्त होगी इजरायली प्रौद्योगिकी। मतलब अब ये क्या है, अब इजराइल का आ रहा है प्रौद्योगिकी बिहार में। तो मुजफ्फरपुर के कांटी बांद्रा में स्थापित किए जाने वाले संयंत्र में लीची के लालपन एवं मिठास को संवर्धित करने के लिए इजरायली प्रौद्योगिकी का प्रयोग मिला जाएगा। मतलब जो मुजफ्फरपुर में कांटी बांद्रा में एक संयंत्र में लीची के लालपन को संवर्धित करने के लिए इजरायली प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। इसमें क्या है, इजरायली प्रौद्योगिकी की मदद से किसान प्रति 2 कुंटल लीची को 100 रुपये की लागत पर ऊंचे तापमान पर भी लीची की ताजगी एवं मिठास को बनाए रख सकेंगे, ठीक है ना। मतलब 100 रुपये की ऊंची लागत पर, ऊंचे तापमान पर भी, ऊंची लागत पर मतलब लीची की ताजी और मिठास क्या रखेंगे, बनाए रखेंगे। इसमें कौन सा, तो इसमें कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाएगा, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अन्य रसायन भी उपयोग किया जाएगा। इसके लिए मुजफ्फरपुर कांटी बांद्रा में संयंत्रों में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चलिए ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बांका में बिहार का सर्वाधिक विशाल एवं सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ, तो बांका में बिहार का सर्वाधिक सौर ऊर्जा संयंत्र, ठीक है ना। बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, बिहार के बांका जिले में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है ना, सबसे बड़ा सौर संयंत्र। इसमें क्या है, इस परियोजना में 50 मेगावाट सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी। इस परियोजना में बिहार को 50 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्ति होगी, ठीक है ना। इस प्रकार बिहार की कुल सौर क्षमता 181.11 मेगावाट हो जाएगी। मतलब बिहार का कितना हो जाएगा, 181.1 मेगावाट हो जाएगी, ठीक है ना। बांका में इस सौर इकाई में स्थापना दायित्व अवादा समूह द्वारा, मतलब ये जो कौन सा समूह इसमें कर रहा है स्थापना, तो अवादा समूह द्वारा इसका स्थापना हो रहा। यह परियोजना राज्य द्वारा हरित ऊर्जा पोर्टफोलियो का समर्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है ना। और बिहार 2040 तक क्या कर रहा है, शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का सहायक होता है। यही क्वेश्चन BPSC 68 में पूछा गया है, याद रखिएगा। कांवर झील कहाँ, आप लोग को तो पता ही होगा, ये जो बेगूसराय में कांवर झील, और ये क्या है, ये रामसर साइटों में से एक है, ठीक है।
ये रामसर साइटों में से एक है और इसको 2020 में क्या किया गया है, तो इसको 2020 में रामसर साइटों में घोषित किया गया और ये बेगूसराय में है। चल पढ़ते हैं इसमें क्या है, और बिहार का प्रथम रामसर साइट है। चले बिहार का प्रथम रामसर साइट कांवड़ झील अस्तित्व संबंधी संकट का सामना कर रहा है। ये जो कांवड़ झील जो क्या कर रहा है, अस्तित्व का संकट संबंधी सामना कर रहा है, ठीक है ना। इसमें संकट क्या हो गया है, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें पर्यावरणीय निम्नीकरण एवं उपेक्षा के परिणाम स्वरूप इस झील अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंच गई है। मतलब पार्वीय निम्नीकरण जो हो रहा है, ये क्या हो गया, झील अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंच गया, जिससे इसके दीर्घकालीन अस्तित्व तथा इसके वैधिवक्य पूर्वक पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न हो गई। इसमें क्या हुई, इसमें गंभीर चिंता उत्पन्न हुई गई, ठीक है ना। अब देखिए बिहार में सबसे मीठे पानी की झील कौन है, तो कांवड़ झील है, ठीक है ना, जो बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पूछा जाता है, इस झील में गंडक, बिया तथा करेह नदियों का संगम का जल आता है। इसमें कौन सा नदियों का जल आता है, तो गंडक, करेह, बिरहा, बिया नदियों के संगम का जल आता है। वर्ष 2020 में इस झील को संरक्षित रामसर स्थल घोषित कर दिया गया। इसमें क्या किया है, तो इसको रामसर स्थल घोषित कर दिया वर्ष 2020 में, ठीक है। देखिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चर्चा है। चर्चा में क्यों, सुशील कुमार मोदी, ठीक है ना, बिहार के भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कुछ समय पूर्व निधन हो गया। क्या हो गया है, उनका निधन हो गया, ठीक है ना। सुशील कुमार मोदी 2015 से 2013 तक और 2017 से लेके 2020 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है, ठीक है ना। और उनका जो है जीएसटी पारित कराने में क्या रही है, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है ना। वे वर्तमान में क्या थे, तो राज्यसभा के वो सदस्य थे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के आजीवन सदस्य थे। उन्हें जुलाई 2011 में वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के लिए राज्य के वित्त मंत्री के अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वे 1973 में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ मत के नेता चुने गए, ठीक है ना, महासचिव बने। 1973 में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव बने थे। उन्होंने 1974 में प्रसिद्ध बिहार राज्य छात्र आंदोलन किया। वे पटना सेंट्रल विधानसभा अब कुम्हरार से सर्वप्रथम बिहार विधानसभा के कुम्हरार से मतलब अब पटना सेंट्रल विधानसभा से सर्वप्रथम बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। पहली बार जो बिहार विधानसभा से जो सदस्य निर्वाचित हुए वो पटना सेंट्रल से हुए थे, ठीक है ना। वे 2004 में भागलपुर निर्वाचन क्षेत्र से का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा 2004 में क्या किए थे, भागलपुर से लोकसभा के क्षेत्र में वो विजय पाए थे, ठीक है ना। चलें अब बोल रहा बिहार का प्रथम पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला। बिहार में प्रथम पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो पटना में किया जा रहा है। इसमें क्या बोल रहा है, इस प्रयोगशाला का निर्माण पटना संग्रहालय एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के मध्य हस्तांतरित समझौता ज्ञापन के तहत किया जा रहा है। इस परियोजना में लगभग 15 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, ठीक है ना। कागज, कैनवास, वस्त्र आदि पर की गई चित्रकारी एवं पांडुलिपि के डॉक्यूमेंटेशन के कार्यारंभ के साथ प्रोसेसों का संरक्षण शुभारंभ हो गया, ठीक है ना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना का क्या है, एक भिखारी है, उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल भिखारी। बिहार में देश का प्रथम डिजिटल भिखारी कौन है, तो राजू पटेल का निर्धन हो गया। उसका डिजिटल भिखारी जो है उसका क्या हो गया, तो उसका निर्धन हो गया। राजू पटेल बिहार के बेतिया जिले निवासी था तथा डिजिटल भिखारी के नाम से विख्यात था। मतलब वो कहाँ, तो बेतिया जिले का निवासी था और वो डिजिटल भिखारी के नाम से विख्यात था। आप लोग कमेंट में ये बताइए बेतिया बिहार के कौन से जिले में पड़ता है। चलिए अब इसमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या है, इंडिया स्किल्स 2023-24, ठीक है ना। राष्ट्रीय कौशल चैंपियनशिप भारत में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए बिहार में 39 कौशल युक्त व्यक्ति शामिल किए गए। बिहार में कितना, तो 39 कौशल युक्त व्यक्ति शामिल किए। यह चैंपियनशिप दिल्ली, भुवनेश्वर, मणिपाल एवं गांधीनगर में आयोजित की गई है। मतलब कहाँ, तो दिल्ली हो गया, मणिपुर एवं गांधीनगर में आयोजित किया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कौशल
विकास निगम एनएसडी की मदद से संपन्न होगा, ठीक है ना। इंडिया स्किल देश के युवाओं को पारंपरिक एवं नए उभरते हुए प्रक्षेत्रों में अपनी क्षमताओं व प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। विजय प्रतियोगिता फ्रांस के लियांस में आयोजित होने वाला वर्ल्ड स्किल 2024 भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। चलिए ये अब देखते हैं बक्सर का चौसा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है ना। बक्सर का चौसा, आप लोग को पता है कि जो सोन नदी है वो कहाँ से वो प्रवेश करती है, तो बक्सर के चौसा से वो क्या करती है, वो सोन नदी पटना बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। बक्सर का चौसा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है ना, वर्ष 2020 के अंत तक व्यावसायिक विद्युत उत्पादन, ठीक है ना। इस प्लांट की शुरुआती में 600 बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट में 2024 के अंत तक व्यावसायिक विद्युत उत्पादन करने लगेगा, मतलब वो व्यावसायिक विद्युत उत्पादन कर लेगा। व्यावसायिक मतलब बड़े पैमाने पर वो क्या करने लगेगा, तो विद्युत उत्पादन करने लगेगा। इस पावर प्लांट की शुरुआती दौर में 660 मेगावाट की 2 यूनिटों एक साथ शुरू कर दी जाएगी। इसमें क्या होगा, 660 मेगावाट की 2 यूनिट शुरू कर दी जाएगी, ठीक है ना। इस संयंत्र की कुल 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। इसे क्या करेगी, 1300 कुल इसमें क्या करेगी, 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। भविष्य में इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 2000 भी करने की योजना, मतलब अभी तो हम 1320 कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में क्या है, हम 2000 मेगावाट हम बिजली की योजना का करने की योजना करेंगे, ठीक है ना। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। देखिए कोई भी रैंकिंग वगैरह हो तो उसका क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। नीति आयोग का रिपोर्ट हो या फिर मेरा WTO या महिला से कोई रिलेटेड है तो उससे क्वेश्चन आता ही आता है। क्या बोल रहा है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है ना। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT पटना अपने रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार करते हुए 163वां स्थान इसको प्राप्त हुआ। किसको, IIT पटना को। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की नवीनतम सूची में IIT पटना 800 से 1000 टीयर से निकलकर 600 से 800, ठीक है ना, 600 से 800 टीयर में पहुंच गया। इस की वैश्विक स्तर पर निरंतर प्रगति को दर्शाता है, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड, ये पुरस्कार है और किसको मिला, बिहार के आदमी को मिला। तो देखते हैं कौन है, चर्चा में क्यों है म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड। बिहार संग्रहालय के निदेशक अंजनी कुमार सिंह को म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। मतलब जो बिहार के जो हैं, बिहार संग्रहालय के जो निर्देशक हैं, वो जो डायरेक्टर हैं अंजनी कुमार सिंह को क्या मिला है, तो म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड, ठीक है ना। म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड उन व्यक्ति को, अच्छा ये ठीक है, ये तो हम समझ हैं कि म्यूजियम इन्फ्लुएंसर ये तो किसको दिया जाता है, क्या हम भी लोग को मिल सकता है। तो देखते हैं कि ये अवार्ड उन व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने संग्रहालय परिदृश्य के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। जैसे उन्होंने जो संग्रहालय के भीतर क्या है, महत्वपूर्ण प्रगति की है। जैसे उन्होंने फिल्म संरक्षण के अग्रणी होने के साथ साथ संरक्षण प्रथाओं को आगे बढ़ाया, अभूतपूर्व अनुसंधान करने, नवीनतम प्रदर्शन कार्यों का आयोजन करने, स्थिरता को बढ़ावा देने तथा सामुदायिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाई है। किसने, अंजनी कुमार सिंह ने। तो इसीलिए उनको क्या मिला है, तो म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड मिला है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, पंडित हीरालाल मिश्रा पुरस्कार। अब ये कौन सा पुरस्कार है, तो देखते हैं। तो मदन मोहन शर्मा एवं सविता मिश्रा को पंडित हीरालाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंडित हीरालाल पुरस्कार से क्या किया गया है, तो सम्मानित किया गया। मदन मोहन शर्मा बिहार के पटना मदन मोहन जो शर्मा है वो कहाँ से हैं, तो वैशाली जिला के शास्त्रीय गायक है। ये क्या है, शास्त्रीय गायक है। जबकि जो सविता है वो क्या है, ओडिसी नृत्य, ओडिसी, वो उड़ीसा में वो डांस करती है, ओडिसी डांसर है। और मदन मोहन जो शर्मा वो बिहार के क्या है, शास्त्रीय नाटक है। पंडित हीरालाल मिश्रा पुरस्कार श्रेणी कला केंद्र पटना द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार कला एवं संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में दिया जाता है। तो ये हमने क्या किया कि बिहार का करेंट अफेयर हमने पढ़ा, जो परसेप्शन आया इसके करेंट में दिया हुआ था, करेंट मैगजीन में दिया था। आगे हम इसका भी कंटिन्यू करेंगे, हम एक एक करके वीडियो डालेंगे जिससे आप पर की लोड ना हो। इसको देखिएगा और बताइएगा कैसा है, इसमें क्या सुधार करना चाहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।
जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।